गुड आफ्टरनून बच्चों। देखो बेटा, अपने सिलेबस का ये लास्ट चैप्टर है जो आपका यूटी सेकंड है ना, उसका ये आखिरी चैप्टर है और उसका नाम क्या है? साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी, ये ठीक है बेटा। ये सिक्किमी भाषा का शब्द है, छोटे छोटे हाथ जोड़कर। ठीक है ना, ये वहाँ की जैसे हम मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, इस टाइप की जैसे हम प्रार्थनाएं गाते हैं ना हिंदी में, ऐसे ही सिक्किम के लोगों ने अपनी मातृभाषा में एक प्रार्थना गाई है, भगवान के प्रति समर्पित की है अपने भावों को। क्योंकि सिक्किमी लोगों ने भगवान के प्रति अपने भावों को समर्पित किया है एक प्रार्थना के साथ, जिस प्रार्थना का जो मुखड़ा है, जो टाइटल है, वो क्या है बेटा? साना साना हाथ जोड़ी, मतलब छोटे छोटे हाथ जोड़कर। अब देखो बेटा, मैं इस पूरे चैप्टर की समरी बताती हूँ। या कोशिश तो यही रहेगी कि कल सुबह में और आज में हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। कल मैं आप लोगों को पद परिचय का एक बार रिवीजन करवाऊंगी। कल हम लोग सुबह लेंगे क्लास, और सुबह वाली क्लास में हम पद परिचय का क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर को ध्यान से सुनो। ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न तो यही बन जाता है, और मैंने आप लोगों को यही बता रखा है बेटा। आपने जो पेपर दिए हैं उसमें देखा कि ऑब्जेक्टिव लाइन टू लाइन प्रश्न बना रखे हैं। ठीक है ना, तो एग्जाम में हमें कंसेप्ट क्लियर करके चलने हैं, चैप्टर की हर एक लाइन को समझते हुए चलना है बेटा। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है बेटा? एक यात्रा वृत्तांत है। अब यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं ये समझाना जरूरी नहीं समझती मैं आप लोगों को। आप लोगों ने 9th क्लास में एक यात्रा वृत्तांत पढ़ा था और मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, एक बार बताओ मुझे, शाबाश। लहासा की ओर, राहुल सांकृत्यायन का एक यात्रा वृत्तांत पढ़ा था आपने, लहासा की ओर। ध्यान करो एक बार। बिल्कुल जी, वो यात्रा भिखमंगे के रूप में की थी। ध्यान, वो आ गया हो गया ध्यान। चलो बेटा, ऐसे ही हमारी हिंदी की एक प्रसिद्ध लेखिका है जिनका नाम है मधु कांकरिया। क्या नाम है बेटा? मधु कांकरिया। भाई यात्रा करेंगे तो कांकरे कांकरे मिलेंगे, कांकरे मतलब रोड़े। ठीक है ना, तो क्या है ये यात्रा वृत्तांत है मधु कांकरिया के द्वारा लिखा हुआ। कहाँ की यात्रा की बेटा? सिक्किम की राजधानी गंगटोक, और गंगटोक सिक्किम ये सारी हिमालय को टच करते हुए है। तो बेटा हिमालय और उससे आगे हिमालय, और हिमालय की सबसे ऊंची, तीसरी सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची जो तीसरे नंबर पर है चोटी, उसका नाम है कंचनजंगा। ठीक है, वहां की इनकी यात्रा की है, और यात्रा के दौरान इन्होंने एक गाइड लिया जिसका नाम था जितेन नार्गे। क्या नाम था बेटा गाइड का? जितेन नार्गे। वो ड्राइवर भी था और गाइड भी था, दोनों काम कर रहा था। ठीक है, अब ये इस चैप्टर में बताएंगी बेटा यात्रा वृत्तांत के फायदे क्या हैं, वो मैंने आपको बता रखे हैं। भाई मनोरंजन भी होता है, ज्ञानवर्धन भी होता है, अज्ञात स्थलों की जानकारी भी मिलती है, और दो प्रदेशों की जो भाषा और संस्कृति का आपसी क्या होता है? आदान प्रदान भी होता है। एक तो बात, एक प्रश्न ये आ जाएगा। दूसरा प्रश्न ये आएगा कि पहाड़ी रास्तों को बनाने में, जिन पहाड़ी रास्तों से आप आज बेझिझक यात्राएं करते हो, उन पहाड़ी रास्तों को बनाने में न जाने कितने मजदूर भाइयों और बहनों ने अपनी जानें गंवाई है। एक प्रश्न ये आएगा। दूसरा प्रश्न ये आएगा बेटा क्योंकि प्रकृति हमें दोनों हाथ लुटाती है। वो कैसे? आप देखेंगे कि सर्दियों में तो बर्फ जम जाती है पहाड़ों पर, और उन्हीं पहाड़ों की बर्फ गर्मियों में पिघल पिघल कर पानी का रूप ले लेती है, और पहाड़ी क्षेत्रों में न जाने कितने प्रकार के फल फूल जड़ी बूटियां आदि मिलते हैं। तो बताओ, प्रकृति हमें दोनों हाथ नहीं लुटाती? बिल्कुल लुटाती है सब। तीसरा प्रश्न ये बनेगा बेटा इसमें कि इसमें सिक्किम, जब ये सिक्किमी रास्ते से होते हुए आगे जाते हैं ना, तो सिक्किम में बौद्ध धर्म की मान्यता है। किसकी मान्यता है? बौद्ध धर्म की मान्यता है। और बौद्ध धर्म के अनुयायी वहां जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती थी तो सफेद रंग की पताकाएं हैं वो फहराया करते थे। कैसे रंग की? सफेद रंग की। और जब कोई मांगलिक अवसर होता था, कोई शुभ अवसर होता था, उस शुभ अवसर पर वो रंगीन पताकाएं फहराते थे। देखो बेटा, शोक के समय शांति की प्रतीक सफेद पताकाएं फहराते थे, और दुख के समय
सॉरी, रियली सॉरी बेटा, वो मतलब मांगलिक अवसरों पर या खुशी के अवसरों पर वो रंगीन पताकाएं फहराया करते थे। कौन? सिक्किम के लोग। चलो थोड़ी देर बाद और आगे निकलती है लेखिका, तो क्या देखती है, बीच बीच में जितेन नारगे के और लेखिका के साथ जो उनके और दूसरे यात्री होते हैं ना, उनके छोटे मोटे चटपटी बातें भी सुनने को मिलेंगी हमें। तीसरा मतलब अगला प्रश्न क्या है बेटा, थोड़ी दूर लेखिका जाती है तो क्या देखती है, गुफा में घुसते हैं वो, और गुफा में एक चक्र होता है, प्रेयर व्हील बोलते हैं जिसको, प्रार्थना चक्र, ठीक है ना। फिर वो नार्गे से पूछती है, जितेन नार्गे को ही वो नार्गे बोलती है, जो गाइड भी था और उसका ड्राइवर भी था। लेखिका मधु काकरिया जितेन नार्गे से पूछती है कि ये चक्र कैसा है। बोल मैडम ये प्रेयर व्हील है, इसको घुमाने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब लेखिका सोचती है, मैं चाहे भारत में पूर्व में जाऊं, पश्चिम में जाऊं, उत्तर में जाऊं या दक्षिण में जाऊं, मेरे पूरे भारत की आत्मा एक जैसी है। क्यों भाई? मतलब आध्यात्मिकता, ईश्वर को मानने की जो प्रवृत्ति है, मोक्ष की जो प्रवृत्ति है, वो भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, हर मनुष्य की आत्मा में विराजती है। ये वो कहना चाहती है कि मेरे सारे भारत की आत्मा एक जैसी है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, ठीक है बेटा। और इसमें छोटे छोटे और बहुत से प्रश्न बनते हैं, हम फटाफट इसकी रीडिंग लगाएंगे। देखो बेटा, अगर चैप्टर खत्म नहीं होता है तो मैंने इसकी समरी आप लोगों को बताई है। पहला तो क्या भाई, सिक्किम के लोगों के रहन सहन के बारे में, उनकी प्रेयर के बारे में पूछ सकते हैं। वैसे तो ये लाइन टू लाइन प्रश्न बना रहे बेटा ऑब्जेक्टिव में, तो आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है। ये एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा करने वाला कौन है? मधु काकरिया और उसके दोस्त। गाइड कौन था? जितेन नार्गे था, ठीक है। और उनका ड्राइवर का नाम क्या था? वो भी जितेन नार्गे था, क्योंकि वो ड्राइवरी भी कर रहा था और गाइड का काम भी कर रहा था। गाइड का काम क्या है बेटा? जो जानकारी, उन विभिन्न दृश्य स्थलों की जानकारी देना, ठीक है ना। तो उनको जानकारी देता जा रहा था। सफेद रंग की पताकाएं कब फहराई जाती थी? किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती थी। सफेद रंग की पताकाएं किसका प्रतीक थी? शांति का प्रतीक थी, ठीक है। रंगीन पताकाएं, और वो भी 108 संख्या में पूछ सकते हैं बेटा, कितनी पताकाएं फहराई जाती थी? 108 पताकाएं फहराई जाती थी, ठीक है ना। ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है, पूरा चैप्टर एक बार मैं आपको सेंड कर दूंगी। इन अंडरलाइन को भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहले इसकी समरी देखते हैं बेटा। हाँ, कोई पूछे कि लेखिका ने ये यात्रा क्यों करी? भाई लेखिका को क्या जरूरत? देखो आज जब सारा देश लॉकडाउन है तो हम और आप कमरे की चारदीवारी के अंदर कैद होकर रह गए। बेटा गांव के लोगों का तो कुछ अलग हिसाब है, बाकी शहर के जो लोग हैं, महानगरों के जो लोग हैं, वो इस कमरे की चारदीवारी में क्या एक भाव शून्यता को महसूस करते हैं। मतलब फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं। कमरे की चारदीवारी के अंदर कैद होकर फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं बेटा। और जो भागम भाग भरी जिंदगी होती है ना महानगरों की, उससे तंग आकर मधु काकरिया ने प्रकृति का आनंद उठाने के लिए, अपनी फीलिंग्स को डेवलप करने के लिए ही यह यात्रा की थी, ठीक है ना। ठीक, कहाँ की यात्रा की थी? सिक्किम की राजधानी गंगटोक तथा उससे होकर जाते हुए हिमालयी रास्तों की यात्रा की थी। और एक बात बताऊं, लेखिका का मुख्य उद्देश्य था बर्फबारी देखना, ठीक है ना, कि वो ऊंचे ऊंचे रास्तों पर और आगे बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ती जा रही है। घर से तो प्लान करके गई थी कि वो गंगटोक जाएंगी, लेकिन वहां से फिर वो हिमालय के रास्तों पर चढ़ पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि वो बर्फबारी देखना चाहती थी, गिरती हुई बर्फ का नजारा लेना चाहती थी। देखो बेटा अब हम इसकी समरी पढ़ते हैं। महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब मधु जी को दूर दूर की यात्राओं की ओर ले जाती है। अब देखो प्रश्न ये बना लेंगे कि लेखिका ने यह यात्रा क्यों की, तो इसमें ऑप्शन दे देंगे, महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब ने मधु को यात्राओं की तरफ खींचा, ठीक है ना। और उन्हीं यात्राओं के अनुभव, मतलब मैं यात्रा करूंगी तो मैं वहां से कुछ नए अनुभव लेकर आऊंगी ना, तो उन्हीं अनुभवों को इस चैप्टर में मधु काकरिया ने लिखा है, एक्सप्लेन किया है। उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में शब्दबद्ध किया है। साना साना हाथ जोड़ी में
पूर्वोत्तर, सिक्किम राज्य कहाँ है बेटा? पूर्व उत्तर में, उत्तर पूर्व में है ना। तो पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक, बेटा गंगटोक का ही नाम गंगटोक है, ठीक है ना। ये नाम चेंज होते रहते हैं, आपको अच्छे से पता है। हाँ, गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। कहाँ की यात्रा का वर्णन किया है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक और उससे आगे हिमालय के जो रास्ते थे ना, उबड़ खाबड़ ऊंचे ऊंचे, वहां का वर्णन किया है। फिर हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य, परिवर्तित मतलब बदलता हुआ सौंदर्य हम स्वयं अपनी आंखों से निहार रहे हो। मतलब ऐसा वर्णन की, सजीव वर्णन किया। कहने का मतलब ये, ऐसा लगता है जैसे हम ये अपनी आंखों से सारे सीन पढ़ते हुए जाएंगे, लेकिन पढ़ने मात्र पर भी हमें ऐसा महसूस होगा जैसे वो सीन हम अपनी आंखों से निहार रहे हो। महिला यायावरी की विशिष्टता भी इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती है। भाई महिलाओं को देखो, अकेली महिला को घूमने की अनुमति है बेटा। कब 1857 में इनका जन्म हुआ था। आप सोचो उस टाइम पीरियड में कोई महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, और इसने यात्रा की देखो, तो इससे पता चलता है कि वो घुमक्कड़ी स्वभाव की महिला थी। हाँ, लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहां के, देखो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वहां के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती है। कि वहाँ पहाड़ी प्रदेशों के जो लोग हैं ना, जो हिमालय के रास्तों पर ऊपर कितनी ऊपर चढ़ते हैं, फिर वहां से अपने खाने पीने का इंतजाम करते हैं, फिर नीचे जाते हैं। और बेटा यहाँ पर कहीं ना कहीं छोटे बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड भी प्रश्न आएगा कि वो दिन, मतलब बैग उनकी पीठ पे और जलाने की लकड़ी हाथ में, और इतनी नीचे वो जाएंगे उतर कर कितने कोसों पढ़ने के लिए, फिर वो वापस ऊपर उतर चढ़ कर आएंगे अपने घर। तो उनकी कहीं ना कहीं उनकी मेहनत का भी वर्णन है, और पढ़ने के प्रति उनकी जो ललक है, जो जिज्ञासा है, उसका भी वर्णन किया है। तो क्या कह रही है लेखिका? हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहां के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती है। साथ ही यह बताना भी नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये मैं बता चुकी आपको। इस पाठ में पीड़ा भी है। पीड़ा तो किसकी बेटा? वो हिमालय के जो उबड़ खाबड़ रास्तों पर जो लोगों के, मतलब पहाड़ी लोगों का जीवन, वहां की जनजातियों का जीवन, उनकी पीड़ा भी है। वो उसके अंदर थोड़ी सी सहानुभूति आ जाती है लेखिका के अंदर, वो द्रवित हो जाती है, पिघल जाती है। और दूसरा, हिमालय के सौंदर्य का भी अद्भुत मेल है इसमें, तथा इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं, तथा सृष्टि की समग्रता का एहसास होता है। यात्राओं से मनोरंजन होता है, ज्ञानवर्धन होता है, एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी भी मिलती है, और उसी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी, घुमक्कड़ी मतलब घूमने का जिसका स्वभाव है, तो घुमक्कड़ी हमें अपनी सौ की संकीर्णता से मुक्त करती है। क्यों भाई? अकेले कमरे में पड़े पड़े तो हम अपने अपने बारे में सोचते रहेंगे, छोटी, मतलब बहुत छोटी छोटी सोच है वो हमारे दिमाग में आती रहेंगी, और जब हम घूमेंगे तो सामने वाले के बारे में भी सोचेंगे, प्रकृति के बारे में भी देखेंगे। ठीक है बेटा, ये इस चैप्टर की समरी थी। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। समरी मैंने बता दी है, सिर्फ आपको लाइन टू लाइन इसकी रीडिंग लगानी है। बाकी जितना हो पाएगा आज और कल में हम इसको करेंगे। कल लास्ट के 15 मिनट मैं आपको पद परिचय का अभ्यास करवाऊंगी। देखिए बेटा, अब हम चैप्टर निकालते हैं। और पंचम की नाक तो हम कर चुके बेटा। ये रहा साना साना हाथ जोड़ू। लेखिका कौन है? मधु कांकरिया। देखो बेटा, मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और तारे, सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। बेटा पहाड़ी प्रदेश था सिक्किम, ठीक है ना, और पहाड़ी प्रदेश में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ऐसे ही महसूस होता है जैसे वो पहाड़ है वो आसमान को टच कर किए हुए हैं। ऐसा ही बोलना चाह रही है लेखिका। और ये मैंने शब्द किसके लिए? ये लेखिका के लिए। देखो प्रश्न ये भी आया है कि कौन सा कथन किसने का। 9th क्लास में बेटा चैप्टर से प्रश्न आए हैं कि कौन सा, लाइन दे दी बीच की, आप बताओ ये लाइन किसने किसको कही। वो जब तक आप पूरा चैप्टर लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते। एक तो वीडियोस आप बेटा देखो, मैंने जो वीडियोस पढ़ाई है, जो जिन चीजों पर मैंने डिस्कशन किया है, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा।
ठीक है। उसके मेरी वीडियो को पढ़ने के बाद आप अपना चैप्टर पढ़ा करो, ठीक है। आपके पास तो बुक्स भी है, बुक्स की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने तो बाकायदा क्लासे अटेंड की है महीने भर। तो देखो बेटा, मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह, ठीक है ना। ये बता रहे हैं ऊंचे पहाड़ों वाला जो एरिया था ना, उस पर कैसे आसमान है वो पहाड़ों को टच करता हुआ नजर आ रहा है, आसमान में टिमटिमाते हुए तारे, यानी कि एक तरह से गंगटोक की जो प्राकृतिक सौंदर्य है पहाड़ों का, उसका वर्णन है। वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। ये कहाँ का सीन था, गंगटोक का। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, जिसकी सुबह शाम रात सब सुंदर थी। कौन से शहर की सुबह शाम रात सुंदर, गंगटोक। मेहनत कश बादशाहों का शहर किसे कहा गया है बेटा, गंगटोक को, ठीक है ना। सिक्किम की राजधानी है ये गंगटोक, और इस गंगटोक की यात्रा का उद्देश्य ही, यात्रा करना ही लेखिका का उद्देश्य था, बट वो गंगटोक से आगे भी निकल गई पहाड़ी प्रदेश हिमालय की तरफ, ठीक है ना। तो मेहनत कश, देखो इसमें 2 प्रश्न तो बहुत अच्छे आ गए। मेहनत कश बादशाहों का शहर किसे कहा गया, गंगटोक को, ठीक है ना। इतिहास में पहले तो ये था बेटा, सिक्किम हमारे भारत में नहीं मिला हुआ था, ये एक स्वतंत्र रजवाड़ा था। वर्तमान में ये भारत का एक राज्य है, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा कौन सा शहर है, वो भी गंगटोक है। मेहनत कश बादशाहों का शहर कौन सा है, वो भी गंगटोक है, ठीक है ना। किस शहर की सुबह शाम रात सुंदर बताई गई है, वो भी गंगटोक की बताई गई। देखो 5 प्रश्न तो इतने से पहले में मैंने बना दिए ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए। और बेटा ये चीज तो मैं आप लोगों को 9th क्लास से समझाती आ रही हूँ कि हर चैप्टर को, हर लाइन को ऑब्जेक्टिव बनाकर पढ़ो, ठीक है ना, तब आपको समझ में आएगा। आगे देखिए, और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था। मतलब वो पागल होकर एकदम से भोचक का आदमी नहीं हो जाता है कि आसपास का कुछ उसको एहसास ही ना हो, वो बस उस सुंदरता में ही खो गई लेखिका, ये कहना चाह रही है। और थी अतीन्द्रियता, अतीन्द्रियता मतलब इंद्रियों से दूर, मतलब मेरा हाथ पैर नाक पाँव मैं कहाँ हूँ, क्या कहाँ है, वो कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ उस सुंदरता में खो गई, गंगटोक शहर की सुंदरता में ही खो गई। मैं डूबी रोशनी की वह जादुई झलक। धीरे धीरे एक उजास, उजास का मतलब होता है बेटा उजाला, रोशनी। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगी, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। ये प्रार्थना कौन गा रहे हैं बेटा, सिक्किम की औरतें गा रही हैं, छोटे। और सिक्किम के लोगों के देखो हाथ पैर अगले कैसे होते हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है, छोटे छोटे हाथ और ये ऐसे होते हो। तो साना साना हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी का मतलब छोटे छोटे हाथ जोड़कर गर्दहू प्रार्थना करते हैं। हामरो जीवन तीमरो कोसली, मतलब हमारा जीवन है ना, हमारे जीवन की जितनी भी अच्छाइयां हैं वो तुम्हारे ऊपर समर्पित है। इसका मतलब ये ब्रैकेट में दे भी रखा है इसका अर्थ कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ। एक सिक्किमी औरत है, वो कर रही थी प्रार्थना कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। किससे सीखे, अभी देखो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना दिया मैंने, लाइन खींच रखी है बाकायदा। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना दिया कि ये शब्द उन्हें लेखिका ने किससे सीखे थे। इस प्रार्थना के जो शब्द है ना, ये लेखिका ने किससे सीखे थे, एक नेपाली युवती से। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था। युमथांग क्या होता है बेटा, ये सिक्किम से आगे की जगह है हिमालय की तरफ जाते हुए, ठीक है ना। तो सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था। प्रश्न बना सकते हैं बाकायदा, सुबह वो कौन से शहर के लिए निकलने के लिए कह रही है लेखिका, तो युमथांग, ये अंडरलाइन कर रखा है मैंने। पर आंखें खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। सिक्किम में रुके हैं ये पहले बेटा, पहले सिक्किम में रुके हैं गंगटोक में, तो गंगटोक की सुंदरता का वर्णन किया। अब ये गंगटोक से आगे जाएंगे तो वहां युमथांग शहर है, तो वहां रुके होंगे कहीं होटल वगैरह में। तो कह रही है पर आंख खुलते ही बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। कंचनजंगा कौन बेटा,
बिल्कुल। देखो आज वातावरण कितना साफ है, तो गांव के लोग इस चीज से अच्छे से वाकिफ हैं कि दूर दूर की जो पहाड़ियां हैं ना अपने गांव के आसपास की, वो भी दिखाई दे रही है, वो पोल्यूशन की वजह से नहीं दिखाई देती। और ये भी सोचती है कि मौसम बिल्कुल साफ है। वहां मौसम की थोड़ी सी परेशानी होती है, धुंध वगैरह बर्फबारी वगैरह के कारण पहाड़ नहीं दिखाई देते। तो आज मौसम साफ था, इसलिए ये भागी भागी गई कि मौसम साफ होने की वजह से हिमालय की जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है वो शायद दिखाई दे जाएगी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। कौन सी चोटी देखने के लिए भागी थी बालकनी में? कंचनजंगा। सुबह का मौसम कैसा था? साफ। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसपास हल्के हल्के बादलों से ढका था। हल्के हल्के बादल थे, ये कंचनजंगा नहीं देख पाई। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। बादलों के कपाट मतलब बादल छाए हुए थे। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे, रकम रकम मतलब विभिन्न प्रकार के तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई दिए इसको बालकनी से कि लगा फूलों के बाग में ही आ गई हूँ। ठीक है ना। बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। मैंने बताया ना आपको, ये शाम होने पर कहाँ रुक गए थे? ये गंगटोक रुक गए थे। अब ये गंगटोक होते हुए हिमालयी रास्तों पर जाएंगे और हिमालय की चोटियों का नजारा लेंगे। तो बेटा ये कह रही है बहरहाल गंगटोक से, अब ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना सकते हैं बेटा बाकायदा। गंगटोक से 149, वो इसमें 9th क्लास में बाकायदा प्रश्न बना रखा है बेटा। और वो प्रश्न क्या था कि माटी वाली कितने किलोमीटर पैदल चलकर माटी लाती थी? तो बताया था ना इसमें कितने कोस, 3 कोस आया था चैप्टर में। इस टाइप का मतलब प्रश्न बना रखा है। तो आपके भी आ सकता है कि गंगटोक से कितना किलोमीटर दूरी पर युमथांग था? 149 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है ना। अच्छा, इसको अंडरलाइन नहीं किया। उसके बाद देखिए युमथांग यानी घाटियां। युमथांग बेटा पहाड़ी प्रदेश था तो घाटी वगैरह थे वहां पर। तो कह रहे हैं युमथांग यानी घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। आपको ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। ये जितेन नार्गा कह रहे, जितेन नार्गे जो इसका ड्राइवर भी था और गाइड भी था, वो मधु काकरिया को बता रहा था कि मैडम युमथांग के रास्ते जब हम चलेंगे तो हमें ऊंची नीची बहुत सी घाटियां मिलेंगी। ठीक है ना। और वहां बर्फ वगैरह भी मिलेगी। फिर ये क्या बोला, क्या वहां बर्फ मिलेगी? अब लेखिका जितेन नार्गे से सारे प्रश्न करेंगी कि क्या वहां बर्फ मिलेगी। तो जितेन नार्गे, मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ, बड़ी एक्साइटेड होकर पूछती है कि जितेन तू बता ना क्या वहां बर्फ मिलेगी जहाँ युमथांग में हम जाएंगे वहां। तो देखिए चलिए, तो ये भी थोड़ा मजाकिया स्वभाव का आदमी था जितेन नार्गे। तो ये मधु काकरिया लेखिका को क्या कहते हैं? चलिए, तो जगह जगह गजराए पाइन और धूपी के, देखो बेटा आ सकता है, खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। ठीक है ना। तो कौन कौन से किस्म के पेड़ मिले, नाम दे बताओ उन पेड़ों के? धूपी और पाइन। पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं। देखो ये युमथांग जा रहे हैं ना बेटा, तो युमथांग के बीच में जो सीन आएंगे उनका वर्णन है। तो ये क्या दिखाई दी? एक जगह एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं। ठीक है। किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 कितनी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर कितनी सफेद पताकाएं फहराई जाती है बेटा? 108। श्वेत, श्वेत मतलब सफेद, श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता। ये कौन बता रहा है बेटा? ये नार्गे बता रहा है लेखिका मधु काकरिया से। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। कौन सी पताकाओं को नहीं उतारा जाता? सफेद पताकाओं को नहीं उतारा जाता, वो अपने आप नष्ट हो जाती है।
कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती है, पर वो रंगीन होती है। मतलब किसी शुभ काम में जो पताकाएं फहराई जाती है वो कैसे कलर की, वो रंगीन। ठीक है। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी थी। दलाई लामा है ना सिक्किम के गुरु, वो क्या बोलते हैं, संत। तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी तस्वीर देखी थी। तो सिक्किम में को किसकी मान्यता थी बेटा, दलाई लामा की। ठीक है ना, इसलिए बोली मैंने ये जैसे अपने यहाँ हनुमान जी वगैरह की और इस टाइप की मूर्तियां नहीं फोटो वगैरह में दिखती है, ऐसे ही। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवी लोंग स्टोंग। ये दूसरी जगह आ गई, युमथांग से पहले की जगह का वर्णन कर रही है, क्योंकि इनका आखिरी पड़ाव क्या बता रही है, युमथांग। ठीक है ना। तो कह रहा हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवी लॉन्ग स्टोन। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है बेटा। गाइड फिल्म की शूटिंग सिक्किम से आगे किस जगह पर हुई थी? तो नाम क्या है, कवी लॉन्ग स्टोन। ठीक है ना। गाइड बेटा देवानंद की फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, पुरानी। अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं आप, अगर देखी हुई होगी तो बताएंगे। तिब्बत के चीज अभी राजनीतिक पार्टियां दो बेटा, जब तिब्बत हमारे यहाँ नहीं मिला था ना तो वहां का वर्णन नहीं। तिब्बत के चीस खे बमशन ने लेपचाओं के सोमेन से कुंजतेग के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। बेटा यहाँ पर लेपचा और भूटिया नाम की जो जनजातियां रहती थी, बैकवर्ड क्लास के जो लोग थे ना, वो रहते थे और ये आपस में लड़ाई करते रहते थे। ठीक है ना, क्योंकि वो वैसा था ना, उसमें झुमिंग नाम की कृषि वगैरह होती थी, कैसे क्या उन पर लड़ाई झगड़ा होता था। तो दो राजनीतिक पार्टियों ने इस झगड़े को समाप्त किया था। तो वहां पर एक स्मारक स्थल लगा, वो पत्थर लगा रखा है। ठीक है ना। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़। अभी आश्चर्य कर रही है कि ऐसी चीजें, मतलब ऐसे धार्मिक और आध्यात्मिकता भरे विचार है वो हमारे देश के किसी भी कोने में देखने को मिल सकते हैं। ऐसा लेखिका सोच रही है और बोल रही है। क्या क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। देखो बेटा आगे इतना पढ़ेंगे, बाकी ये है। इसको थोड़ा बहुत आप अपने आप, एक तिस्ता नदी आएगी, तिस्ता नदी की सुंदरता, और वहां पर ये रुक कर नाच गाना करेंगे, बस आगे फिर इस टाइप का ही आएगा। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं लाइन टू लाइन। रफ्ता रफ्ता, रफ्ता रफ्ता का मतलब होता है बेटा धीरे धीरे। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। ठीक है बेटा, बाकी करवाएंगे अपन कल। ठीक है, ओके। यहाँ से हम कल करेंगे, और कल हम करेंगे इसको खत्म करके क्या बोलते हैं, पद परिचय का थोड़ा सा अभ्यास, प्रैक्टिस। ठीक है बेटा, ओके बाय।